जय हिंद मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा काशी से। और आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। और आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। आज के लेक्चर में हम ये पूरी तरह से समझ जाएंगे कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास किसे कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ आपसे एटॉमिक मास क्या होता है। तो आप बोलोगे कि सर एक एटम के ही मास को तो एटॉमिक मास बोलते हैं। यस, एक एटम के ही मास को तो एटॉमिक मास कहा जाता है। अब एक बात मुझे बताओ, सपोज करो कि आप मार्केट गए, आपने 2 किलो एप्पल खरीदा, 2 किलो एप्पल खरीदा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि जो आपने एप्पल खरीदा वो 2 किलोग्राम है। तब आप तो यही कहोगे कि सर जिस दुकानदार के पास मैं गया वो कुछ ऐसे तौलने वाला रखा था, यहाँ पे उसने 2 किलोग्राम का कोई वज़न रखा और यहाँ पर एप्पल रखा, ठीक है, एप्पल रखा, और ये दोनों एकदम लेवल में आ गए। तो मुझे पता चल गया कि इस एप्पल का जो मास है वो 2 किलोग्राम के बराबर है। यस, हम ऐसे ही चेक करते हैं। बट मैं आपसे अभी ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि ये जो वज़न है ये 2 किलोग्राम है। अब इसका कोई जवाब आपके पास नहीं होगा। आप बोलोगे सर ये तो मानी हुई बात है कि ये 2 किलोग्राम है। तो यस, हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ता है, हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस। स्टैंडर्ड रेफरेंस। बिना रेफरेंस के हम किसी भी चीज़ को मेज़र नहीं कर सकते हैं। इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम बोल सके कि वो क्या है, एब्सोल्यूट है। एवरीथिंग इज़ क्या है, रिलेटिव। क्या है, रिलेटिव। सब कुछ रिलेटिव है। अब है क्या, ऐसा कभी माना गया होगा, ऐसे सपोज़ करो कि ऐसा कभी माना गया होगा कि कोई वज़न है, सपोज़ करो ये कोई पत्थर है या जो भी है, इसके वज़न को मान लिया गया होगा कि ये कितना ग्राम है, ये 1 किलोग्राम है, ठीक है, इसको मान लिया गया होगा कि ये 1 किलोग्राम है। और उसके बाद से ये नियम बना दिया गया होगा कि कोई भी सब्सटेंस अगर इसी मास के बराबर होगा तो हम उसको 1 किलोग्राम का कहेंगे। कोई इससे 2 गुना भारी होगा तो हम बोलेंगे वो 2 किलोग्राम है। कोई इसका आधा ही भारी होगा तो हम बोलेंगे कि वो आधा किलोग्राम का है। आई बात समझ में। तो ये 1 किलोग्राम क्या है, ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी सब्सटेंस का मास को क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो बिना रेफरेंस के हम किसी भी चीज़ को नहीं मेज़र कर सकते। अब मार्केट में आप जाते हैं कपड़ा लेने, मान लीजिए आप कपड़ा लेने गए, बोलते हैं कि आप मुझे 3 मीटर कपड़ा दे दो। तो 3 मीटर, आपके पास क्या सबूत है कि वो जो लंबाई है वो 3 मीटर है। तो सपोज करो ये लंबाई मान लो 3 मीटर है, ये लंबाई मान लो 3 मीटर है, आपको इतना लंबा कपड़ा उसने दिया। तो ऐसा माना गया होगा कि इस लंबाई को क्या बोला जाता है, 1 मीटर, क्योंकि इसका ये 3 गुने लंबाई का है, इसीलिए इसको 3 मीटर बोला गया है। यानी कि जैसे 1 किलोग्राम पहले माना गया था कि इस वज़न को आज के बाद 1 किलोग्राम हम मानेंगे, तो उसी तरह से इस लंबाई को क्या मान लिया गया, 1 मीटर मान लिया गया। और बोल दिया गया कि कोई भी इसके बराबर होगा तो उसको 1 मीटर बोलेंगे, कोई इसका 2 गुने लंबाई का होगा तो उसको 2 मीटर बोलेंगे, कोई इसके 3 गुने लंबाई का होगा तो हम उसको 3 मीटर बोलेंगे, कोई इसके आधे लंबाई का ही होगा तो हम उसको आधा मीटर कहेंगे। यानी कि ये जो है एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है, इसी के रिस्पेक्ट में हम कोई भी लंबाई को क्या कर रहे हैं, नाप पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें हर जगह एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। क्लियर है। तो एटम के केस में हम क्या ऐसा रेफरेंस लेंगे। अब एटम तो इतना भारी है नहीं, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम या 100 ग्राम की भी कोई बात होगी। तो एटम के केस में हम स्टैंडर्ड रेफरेंस लेते हैं। इन केस ऑफ एटम जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है वह है 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। ठीक है ना, कार्बन का जो 12 मास नंबर वाला आइसोटोप है, जो एटम है, उसका 1/12 मास कर दिया जाए। अब
उसके तुलना में कोई एटम जितना भारी होगा हम उस एटम का मास क्या बोलेंगे, उतना बोल देंगे। ठीक है ना। देखो ऐसे समझो, सपोज करो कि ये क्या है, C12 है। क्या है ये, C12 है। C12 आइसोटोप कार्बन का, इसका हमने क्या कर लिया, 3 3 6 3 9 3 12, ये हमने 12 टुकड़े कर लिए। ठीक है ना। अब उसमें से, अब ऐसा नहीं है कि सारे टुकड़ों का मास अलग अलग है, एक जैसा मानेंगे हम, तो उसमें से एक टुकड़ा मान लिया हमने, एक टुकड़े को हमने ले लिया। और क्या यही नहीं है, क्या यही टुकड़ा 1/12 मास नहीं है, ये 1/12वां मास तो है। अब इसी जो मास को, यानी कि 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम, इसी को क्या बोल दिया जाता है, 1 AMU। भाई कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा हमें। ठीक है ना। AMU का मतलब क्या है यहाँ पे, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक। और आजकल इसको 1U बोल देते हैं, यूनिफाइड मास। ठीक है ना, 1U। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। क्लियर है। तो 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन आइटम को बोल दिया गया 1 AMU। अब कोई भी आइटम इसके तुलना में जितना ज़्यादा भारी होगा उसका हम एटॉमिक मास उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे होता क्या है, इसको मैं मिटा लेता हूँ पहले ताकि थोड़ा जगह हो जाए। ठीक। ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखिए होता क्या है, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, ये जो है 1 टाइम्स ही आता है 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। आई बात समझ में। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, 1 AMU। तो ये क्या हो गया, 1 AMU। यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या हो गया, 1 AMU हो गया। आई बात समझ में। तो ये हो गया हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। अब अगर मैं बात करूं मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम जो होता है ना, ये जो 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम है, इसका कितना गुना होता है, इसका 8 गुना होता है, सॉरी 16 गुना होता है। क्या होता है, 16 गुना होता है। ये होता है 16 × 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 16 AMU। ठीक है, या फिर 16U। आ रही है बात समझ में। सिमिलरली किसी भी एटम का मैं देखूं, सपोज करो मास ऑफ, मैं सिल्वर देखता हूं, तो सिल्वर का जो एटॉमिक मास है या सिल्वर का जो वज़न है एक एटम का, वह इससे कितना गुना है, इससे 108 गुना है। यानी कि वो हो जाएगा 108 AMU। आई बात समझ में। क्लियर है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, बस आपको तो वैसे तो एटॉमिक मास याद होना चाहिए सबका, हाँ, लेकिन कभी अगर इस पर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसा या न्यूमेरिकल तो नहीं, इसमें मान लो कोई क्वेश्चन आ ही गया और उससे थ्योरेटिकल से संबंधित ऑब्जेक्टिव बना दिया, तो आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसको नोट करिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। हो गया ये। चलिए, तो एटॉमिक मास का अगर कोई हमसे डेफिनेशन पूछ देता है तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल सा डेफिनेशन है। ये एटॉमिक मास केवल और केवल, अगर किसी का एटॉमिक मास 10 है तो इसका मतलब वो 10 गुना भारी है, किससे, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ठीक है ना। तो एटॉमिक मास में हम क्या कहेंगे, इट इज ए नंबर दैट टेल्स about how many times an atom is heavier as compared to 1/12 mass of 1 C12 आइसोटोप या C12 आइटम। आई बात समझ में। क्लियर है। ये हो गया एटॉमिक मास का डेफिनेशन। अब एटॉमिक मास का डेफिनेशन, आपको एटॉमिक मास याद करना पड़ेगा, ये आपको खुद करना है। ठीक है ना।
आप जितने ज़्यादा पॉसिबल एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास को याद कर लीजिए, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कभी आपसे जिंक का पूछ दे तो जिंक का आपको याद होना चाहिए कि 65 होता है, कॉपर का 63.5 होता है। तो ये आप याद करके रखेंगे, क्योंकि आगे हम स्टोइकोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, उसमें हमें एटॉमिक मास याद होना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट आता है मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास क्या होता है भाई? मॉलिक्यूल का मास, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, ऑल द एटम्स। जैसे अगर मैं बात करूं H2O, H2O एक मॉलिक्यूल है, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो 2 हाइड्रोजन मिलके कितना हो जाएगा? 2 AMU, और 1 ऑक्सीजन एटम मिलके 1 ऑक्सीजन 16, यानी कि टोटल 18 AMU। आई बात समझ में? 18 AMU का मतलब क्या है? ये भी तो 1/12 मास ऑफ C12 से 18 गुना भारी है। तो इसमें भी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं सिमिलर वे में, जैसे C6H12O6। इसमें कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन 12 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास होता है और 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 6 × 16, जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये 180 AMU आएगा। इसका मतलब मोलिकुलर मास में भी हम लिख सकते हैं इट इज़ ए नंबर दैट टेल्स अबाउट हाउ मेनी टाइम्स an atom is heavier as compared to 1/12 mass of 1 carbon 12 atom। आई बात समझ में? इनफैक्ट एक चीज़ आप इसको नोट करने के बाद एक चीज़ और याद कर लेंगे कि जो 1 AMU होता है ये 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। आई बात समझ में? ठीक। और ये एक्चुअल में 1/एवोगाड्रो नंबर ग्राम में है, ठीक है ना। यानी कि ये 1/6.022 × 10⁻23 ग्राम। इसी को क्या बोलते हैं? 1 AMU या फिर 1U। क्लियर है? इसको नोट करिए, फिर हम कुछ और बातें करते हैं आगे। नोट कर लो इसको। हो गया ये? चलिए ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता एक और चीज़ आता है, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम GAM बोलते हैं। ये होता क्या है? जब न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर मैं पूछूं ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, एक ऑक्सीजन एटम का, तो बोलोगे 16 AMU। अब मैं वो उसको बोलेंगे एटॉमिक मास। अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास बोलता हूँ ऑक्सीजन का, तो वहाँ पे हम बोलेंगे 16 ग्राम। आई बात समझ में? यानी कि व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ atomic mass is, when numerical value of atomic mass is expressed in gram, then it is ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना। एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। ध्यान रखना AMU यानी कि एक ऑक्सीजन एटम का था एक्चुअल में, ठीक है ना। अभी बता रहे हैं, अगर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 32 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर हो जाएगा ये 108 ग्राम। आई बात समझ में? अब एक्चुअल में देखो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास ये एक्चुअल में होता है मास ऑफ 1 मोल एटम।
आई बात समझ में? जो एटॉमिक मास होता है वह एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। ग्राम एटॉमिक मास यानी कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स हैं तो उनका जो मास होता है उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। आई बात समझ में? यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 ग्राम है, इसका मतलब कितने ऑक्सीजन एटम है? एक ऑक्सीजन नहीं है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर ऑक्सीजन एटम्स हैं। आई बात समझ में? तो मास ऑफ 1 मोल एटम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, उसी तरह ग्राम मोलिकुलर मास, इसमें भी क्या होता है? ये भी वही चीज है, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स। आई बात समझ में? इसको भी ग्राम में हम बोलेंगे, जैसे एग्जांपल H2O। ये अगर मैं इसका 2 ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है, इसका हम बोलते थे 18 AMU। लेकिन ये 18 AMU कब था? जब एक मॉलिक्यूल था। एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। और कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन एटम है। तो ये 18 AMU ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास हो गया। आई बात समझ में? लेकिन अगर मैं इसको बोल दूं 18 ग्राम तो ये क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। आ रही है बात समझ में? ये भी क्या है, इसमें भी आप यही चीज़ लिख सकते हैं कि जब किसी मॉलिक्यूल का जो है मास अगर हम न्यूमेरिकली वही रखते हैं लेकिन यूनिट में ग्राम पुट कर देते हैं तो वो ग्राम मोलिकुलर मास हो जाता है। इसको मोलिकुलर कर लेना। आई बात समझ में? चलो इसको नोट कर लो, फिर हम कुछ और बात करते हैं कि एक्चुअल मास क्या होता है। हो गया? चलिए अब हम देखते हैं कि एक्चुअल मास क्या होता है, या फिर पहले ये समझ लो कि मोलर मास क्या होता है। कभी कभी मोलर आ जाता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि बात है वही एक ही जैसा। तो मोलर मास का मतलब है, मोलर मास का मतलब है, अब मोलर मास का मतलब ये नहीं है कि वो एटम की बात कर रहा है कि मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, किसी की भी बात कर सकता है वो। ठीक है ना, बस मोलर मास मतलब इन ग्राम। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे मोलर मास ऑफ सोडियम, अब ये एटम है तो बस इसको बोल दो 23 ग्राम। ठीक है ना, अगर मैं पूछूं मोलर मास ऑफ H2O तो बोल दो कि 18 ग्राम। तो मोलर मास का मतलब ये होता है कि एक मोल की बात कर रहा है, अगर वो एटम है तो वो एटम की बात करेगा और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल की बात करेगा। एक मोल यानी कि ग्राम में रखेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखते हैं एक्चुअल मास। एक्चुअल मास क्या होता है? अब ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम। ये कितने ऑक्सीजन एटम का मास है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर ऑक्सीजन का मास है। यानी कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स, ये कितना दिया हुआ है? 16 ग्राम। क्लियर है? ये इतने सारे ऑक्सीजन एटम्स का मास है। अगर मैं पूछूं मास ऑफ 1 ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, और इसी को तो बोलेंगे एक्चुअल मास। क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे एक्चुअल मास। ये कितना हो जाएगा भाई? इतने का इतना है तो एक एटम का कितना हो जाएगा? 16 अपॉन में 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम। आ रही है बात समझ में? और क्या ये 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर है? क्या ये डिनोमिनेटर में एवोगैड्रो नंबर है? ठीक है ना, और एवोगैड्रो नंबर अगर 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर है तो उसको हम कुछ बताए थे। ठीक है ना, यानी कि ये हो जाएगा 16 इंटू ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। ये एक ऑक्सीजन एटम का एक्चुअल मास है। आई बात समझ में? तो एक एटम का एक्चुअल मास हो चाहे किसी एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास हो, बस करना क्या है? ध्यान रखो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये 1.66 इंटू 10 के पावर -24। ठीक है ना, यानी कि एक्चुअल मास क्या हो जाएगा? एक्चुअल मास हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर -24
ग्राम। आई बात समझ में। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो हमसे पूछ दिया एक्चुअल मास ऑफ 1H2SO4 मॉलिक्यूल, ये कितना हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर मास कितना होता है 98, तो 98 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये सल्फ्यूरिक एसिड का क्या हो गया, एक्चुअल मास हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम सीखते हैं कि आखिर कार्बन को ही क्यों आधार बनाया गया। क्लियर है। तो कार्बन एटम को ही क्यों चुना गया एटॉमिक मास के, या फिर मैं बोलूँ तो स्टैंडर्ड रेफरेंस बनाने के लिए। बाकी एटम्स को भी हम लेंगे तो सेम चीज़ आएगा। अगर मैं ऑक्सीजन को पकड़ूँ तो भी वही आएगा, ठीक है ना। किसी भी एटम को पकड़ूँ तो वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि ऑक्सीजन एटम को क्यों, अरे कार्बन एटम को क्यों पकड़ा गया। तो इसका 3 जवाब मैं लिखूँगा। इसका एबंडेंस ठीक ठाक है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, ठीक। दूसरा, इसका रिएक्टिविटी मॉडरेट है, मॉडरेट रिएक्टिविटी। और तीसरा इसका क्या हम कहेंगे, लीस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स, कई सारे आइसोटोप्स नहीं हैं, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ के कारण कार्बन को ही क्या बनाया गया, स्टैंडर्ड रेफरेंस बनाया गया। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हटा के उसको ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें तो भी क्या आएगा कि नहीं आएगा, तो भी आएगा। क्लियर है ना। तो इसको नोट करिए। क्लियर। चलिए अब सीखते हैं कि ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। एवरेज एटॉमिक मास, क्लियर। जैसे मैं आपसे पूछूं क्लोरीन का एटॉमिक मास आप कितना याद करते हैं, तो आप बोलेंगे सर हम तो 35.5 याद करते हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि किसी भी एटम का जो मास होता है वह किसके बराबर होता है, वो उस एटम में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजह से होता है। अब क्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कभी भी 35.5 आ सकती है क्या। ये तो या तो 35 आएगी, या तो 36 आएगी, या तो 37 आएगी, जो भी आएगी। क्या प्रोटॉन कभी भी आधा, 1.5, 2.5 या न्यूट्रॉन आधा, 1.5, 2.5, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो फिर ये फ्रैक्शनल या पॉइंट में एटॉमिक मास कैसे आया, तो इसी को बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एक्चुअल में जो क्लोरीन है, क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं। क्लोरीन एक 37 एटॉमिक मास वाला भी होता है, क्लोरीन एक 35 एटॉमिक मास वाला भी होता है। तो वातावरण में ये दोनों क्लोरीन हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एवरेज मास लेकर चलते हैं। क्या करते हैं, एवरेज मास। क्लियर है ना। जैसे कि मान लीजिए मार्केट में कोई चीज़ है, या आप कहीं शादी ब्याह में गए, आप 2 मित्र गए हैं, ठीक है ना। 2 मित्र गए हैं, 2 मित्र में से मान लो एक लोग को 2 लड्डू मिला और दूसरे वाले को 8 लड्डू मिल गया। क्लियर है। अब क्या होगा, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो बोलोगे कि बोला यही जाएगा कि 10 लड्डू डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 2 लोगों में, यानी कि एक लोग के हिस्से में कितना आया, 5। ये 5 क्या एक्चुअल है क्या, नहीं, ये एवरेज है। उसी तरह ये 35.5 क्लोरीन का एक्चुअल नहीं है, ये क्या है, एवरेज है इन दोनों का मिला के, क्योंकि वातावरण में ये दोनों मौजूद हैं। आई बात समझ में। तो एवरेज एटॉमिक मास पे कभी कभी फार्मूला बेस नॉर्मल सा क्वेश्चन आ जाता है। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला हम लिख देते हैं। एवरेज एटॉमिक मास ये बराबर होता है x1 इंटू A1 प्लस x2 इंटू A2 प्लस x3 इंटू A3, और भी हैं तो और चला जाएगा, ठीक है ना। पॉन में 100, ये x1 x2 क्या है, A1 A2 क्या है, ठीक है। तो ये x1 x2 x3 ये सब क्या है, ठीक है। ये सब क्या है, परसेंटेज एबंडेंस। क्लियर है। मतलब कि 1 वाला आइटम जो है वो इतना परसेंट है, दूसरा वाला इतना आइटम है, तीसरा वाला इतना है, ऐसे बताया जाएगा, ठीक है ना। और A1 A2 A3 ये सब क्या है, एटॉमिक मासेस। मतलब पहले वाले आइटम का एटॉमिक मास ये है, दूसरे वाले का ये है, तीसरे वाले का ये है। क्लियर है। तो ये होता है, और कभी कभी इस पे फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। तो चलिए एक क्वेश्चन हम इसमें कर लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा।
क्लियर, चलिए मिटा दें। क्वेश्चन ये है, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास, या फिर केवल एटॉमिक मास भी वो बोल सकता है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना। क्लोरीन का एटॉमिक मास जानना चाह रहा है, और उसने क्या दे रखा है, उसने एबंडेंस दे रखा है क्लोरीन 35, ये दे रखा है कि इसका परसेंटेज कितना है 75.53 है, और क्लोरीन 37, ठीक भाई, प्रोटॉन की संख्या तो वही है, मास क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होता है आइसोटोप्स में, इसका परसेंटेज जो है 24.47 है, ठीक है ना। ये अब देखो, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा ऑफ क्लोरीन, कितना दिया हुआ है परसेंटेज 75.53, और इसका कितना एटॉमिक मास है 35, ठीक। ये हो गया x1, ये हो गया a1, आई बात समझ में, प्लस ये हो गया x2 परसेंटेज, और ये हो गया a2 37, और अपॉन में किससे डिवाइड कर देंगे 100, तो ये वैल्यू आती है 35.5, आई बात समझ में। वैसे भी देख सकते हो इसमें जो 35 वाला जो क्लोरीन है, 35 मास वाला जो क्लोरीन है, उसका परसेंटेज 75 है, मतलब ज़्यादा परसेंटेज है, इसीलिए ये 35 के नज़दीक आया है, आई बात समझ में। तो जिसका एबंडेंस ज़्यादा होगा उसी के करीब क्या होगा एक्चुअल में एटॉमिक मास हम मानेंगे, भाई उसका परसेंटेज ज़्यादा है, क्लियर। अब ये 37 वाले का कम है, इसीलिए 37 की तरफ नहीं है, 35.5 है, 35 की तरफ ज़्यादा आया है, क्लियर है। इसको नोट करो, ठीक। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, और इसमें बोरॉन का 10 वाले का दिया हुआ है परसेंटेज एबंडेंस 19.6, और 11 वाले का दिया हुआ है परसेंटेज बराबर 80.4। साफ पता चल रहा है कि बोरॉन का एटॉमिक मास किसके नज़दीक आने वाला है, 11 के नज़दीक आने वाला है, आई बात समझ में। 10.9 हो सकता है या 10.8, जो भी है 11 के नज़दीक आने वाला है। तो इसका क्या हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास, ये हो जाएगा परसेंटेज एबंडेंस यानी x1 इंटू a1 प्लस परसेंटेज यानी ये x2 हो गया इंटू a2 हो गया अपॉन में 100, आई बात समझ में। और इसको सॉल्व करोगे तो ये 10.8 आएगा, ठीक है ना। ये 10 के नज़दीक नहीं है, ये 11 के नज़दीक है, तो ये हो गया, क्लियर है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एवरेज मोलर मास या एवरेज मोलिकुलर मास क्या होता है, क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।